औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एसएसपी यानी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एक नए लेक्चर के साथ हम अपना जो एसएसपी का कोर्स है उसको कंटिन्यू करने लगे हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम दो बातें सीखेंगे जो कि दोनों की दोनों बातें जो हैं वो मोनोटॉमिक बेसिस के रिलेटेड है। मोनोटॉमिक बेसिस मतलब ऐसी बेसिस जिनके अंदर एटम्स की जो तादाद है वो क्या हो, 1 हो। अब बेसिस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, इसलिए जो एटम्स होंगे हमें क्या करना पड़ेगा, उन एटम्स को भी हमने अगर इस जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसके अंदर कंडीशन ये है कि हम एटम जो होगा उसको हम मोनोटॉमिक कंसीडर करेंगे, यानी उस सारे के सारे एटम्स का जो बेसिस नंबर ऑफ़ बेसिस हैं उसके अंदर जो सारे के सारे एटम्स हैं उनका जो मैस होगा ना वो सेम होगा। हम देखना चाह रहे हैं कि क्रिस्टल जो वाइब्रेशंस हैं वो क्रिस्टल वाइब्रेशंस कैसे इम्पैक्ट डाल रही हैं मोनोटॉमिक बेसिस की वजह से, कैसे उनके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है या वो कैसे इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो प्रोसेस है हमने फाइंड करना है ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ के। तो के क्या होता है, के हमारे पास प्रोपोगेशन वेक्टर, वेव वेक्टर, यानी ये बताता है कि आपका जो वेक्टर है वो प्रोपोगेट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये जो एक्सप्रेशन सारे के सारे आपको सामने नज़र आ रहा है ये मैंने अपना टाइम बचाने के लिए लिख ली है। तो अब सबसे पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास मोनोटॉमिक बेसिस के अंदर हमने जो स्टडी की थी इलास्टिक वेव्स के अंदर, वहाँ पे हमने जो मोनोटॉमिक यानी जो एटम्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन कंसीडर नहीं किया था। हमने कहा था कि हम टॉप डाउन यानी टॉप डाउन स्कीम के ऊपर चल रहे हैं। अब क्या करेंगे कि हम उनका इंटरेक्शंस तो स्टडी करेंगे, लेकिन वो इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल नियर बाई एटम्स के साथ होगा। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जैसे आपको याद होगा कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो इलास्टिक वेव्स थी, इलास्टिक वेव्स की प्रोपोगेशन निकाली थी 3 डायरेक्शंस के लिए, और वो डायरेक्शन 1 0 0 और 1 1 0 थी। 2 हमने मेन निकाल ली थी। अब जो मेन हमने निकाली थी वहाँ पे हमने ये बात स्टडी की थी कि हमारे पास जो प्रोपोगेशन वेक्टर है वो प्रोपोगेशन वेक्टर जो होगा यानी इलास्टिक वेव की 3 नंबर ऑफ मोड्स हैं, और 3 नंबर ऑफ मोड्स के अंदर जो पहला मोड है यानी 2 मोड जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल पोलराइजेशन को ओबे कर रहे हैं, और एक मोड जो है वो ट्रांसवर्स मोड को ट्रांसफ़र पोलराइजेशन, यानी आपके पास का मतलब यह लॉन्गिट्यूडनल पोलराइजेशन का मतलब कि आपने जो लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन है वेव का उसके अलावा सबको एक्सक्लूड कर देना, और ट्रांसवर्स का मतलब कि जो आपके पास ट्रांसवर्स पोर्शन है किसी वेव का उसको इलास्टिक वेव का उसको निकाल देना। ठीक है, इसके बाद हम अब जब आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव आज का हमारा यही है कि हमने इसको फाइंड करना है। लेक्चर लंबा है लेकिन पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास ये है। अब ये ऑब्जेक्टिव है तो कैसे इसको लेके चलूँगा, मैं कंसीडर करूँगा कि मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये वाला एक क्रिस्टल लेटस है जो कि एक पूरी चेन ऑफ एटम्स है, यानी उसके एटम्स आपने उसके ऊपर अटैच कर दिए। मोनोटॉमिक बेसिस का मतलब हर बेसिस के ऊपर सिर्फ एक ग्रुप, हर ग्रुप ऑफ एटम के अंदर सिर्फ एक एटम मौजूद होगा, यानी सारे के सारे के ऊपर यहाँ हर पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक एक एटम अटैच है। अब ये जो सारे एटम्स हैं ये दरमियान में किसी स्प्रिंग टाइप चीज़ के साथ अटैच है। अब वो जो स्प्रिंग टाइप चीज़ है वो एक इलास्टिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। अब जब ये आपने यूएस लिखा है इसका मतलब ये है कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है एटम्स का या क्रिस्टल लेटस का जो कि मीन पोजीशन के ऊपर है, यानी क्रिस्टल लेटस की मीन पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास एस है इसका मतलब है ये प्लेन एस है। जब मैंने इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, अब मैं इसके ऊपर फोर्स 2 तरीके से लगा सकता हूँ, या तो अप साइड या साइड बाय साइड। अब जब मैं इसको साइड बाय साइड फोर्स लगाता हूँ तो होगा क्या कि ये यहाँ से एटम जो है ये पूरी चेन जो है शिफ्ट होके S1 प्लेन के अंदर आ जाएगी। जैसे आप स्प्रिंग को खींचते थे, अप्लाइड फोर्स लगाते थे वो वहाँ पे चली गई।
जब अप्लाइड फोर्स दोबारा से ख़त्म हुई, रीस्टोरिंग की तरफ आई, वो दोबारा से US से रीस्टोर करके US-1 यानी S-1 प्लेन की तरफ आ गई। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास पहला केस ये है कि या तो ये K और U यानी प्रोपोगेशन वेक्टर और वेव डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, या फिर जो वेव है वो आपके पास डिस्प्लेस कर सकती है टू अपवर्ड डायरेक्शन एंड द प्रोपोगेशन इज स्टिल ऑन द एक्स एक्सिस। यानी आपके पास मेरे कहने का मतलब ये है कि इस केस के अंदर इधर प्रोपोगेशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन which is in case of longitudinal waves, and the wave propagation vector and displacement vector are perpendicular to each other, which is in the case of transverse wave. ओके जी। जब मैंने फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास ये एस शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, अप्लाइड फोर्स होगी, और वो अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इस डिस्प्लेसमेंट के जो हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इसके लिहाज से चेंज हुआ है, ठीक है। US जो है US+1 और US जो है ये रिलेटिव केस है, यानी ये हमारे पास दिस फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्स जो F1 है, यहाँ पे मैं F1 लिखना चाहता था, जो हमारे पास F1 है वो क्या हुआ, C हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, या वो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है जो इन दो एटम्स के दरमियान, जो इन दो लेटेस्ट पॉइंट्स के दरमियान में है। अब वो रिलेटिव चेंज हुआ है तो इसका मतलब है वो चेंज हो रहा है US+1 माइनस US। इसी तरह से दूसरी फोर्स जो है जब वो वापस आया तो वो US-1 पे गया और वहाँ से वो दोबारा वापस। हमने इस केस के अंदर सारी की सारी जो फोर्स स्टडी की है ना, वो हम अप्लाइड की ही बात कर रहे हैं। तो जब अप्लाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, F2 = C × US-1 माइनस US, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, फोर्स, एक नेट फोर्स निकाली, वो किस, इन दोनों फोर्सेस का सम होगी। हम नियर बाय इंटरेक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो दो फोर्सेस लग रही हैं। अब जब फोर्सेस इकट्ठी की तो आंसर क्या आया, C × US-1 माइनस US प्लस US-1 माइनस US, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे जब एडिशन की तो ये माइनस माइनस दो टर्म्स हैं, ये वाली, और ये हमारे पास दो अलग टर्म्स हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा Fnet = C × US+1 प्लस US-1 माइनस 2US। इज इट क्लियर? ओके। अब जो फोर्स है वो अप्लाइड है, तो अप्लाइड फोर्स जब लगाएंगे तो उसका मतलब है वो हुक्स लॉ के साथ साथ न्यूटन लॉ को भी फॉलो करेगा। जब वो उसको फॉलो करेगा तो आपके पास इक्वेशन जो टर्न होगी वो mdu d² d डबल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम। तो C हमारे पास, अब ये जो सारा है ये डिस्प्लेसमेंट है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, ये उन वेव्स का डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि जब आपके पास एटम्स वाइब्रेट करके जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके साथ कोई ना कोई उनकी रिलीज़ हुई है फोनॉन्स। वो फोनॉन का जो फोनॉन जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से हमने एक चीज़ सीख ली कि हमारे पास जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट हैं उनके दरमियान कोई लीनियर फंक्शन मौजूद है, वो लीनियर फंक्शन है एक दूसरे के, यानी फोर्स जो है वो लीनियर फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, f(x). ये हम फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में वर्क एनर्जी में पढ़ के आते हैं। अब हमने क्या किया, हमने चूँकि इसको एक ट्रैवलिंग वेव कंसीडर किया और इसके ऊपर हार्मोनिक अप्रॉक्सीमेशन लगाई, जो मैं शायद यहाँ पे कहना चाहता था या कह सकता था, वो मिस कर दिया मैंने। तो वो जो हार्मोनिक अप्रॉक्सीमेशन है वो ये कहती है कि जो एनर्जी है और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे का क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट का एनर्जी जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और जो हमारे पास फोर्स है
वो लीनियर फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब आपके पास हमने किया क्या, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी थी। वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास यू एस की वैल्यू ये होगी यू नॉट एक्सपोनेंशियल आई के एस ए। एस हमारे पास प्लेन, ए दो प्लेन्स के दरमियान में डिफरेंस, ठीक है, माइनस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इलास्टिक वेव है वो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? अब हमने जब इसको इधर पुट किया, इधर पुट करने से क्या हुआ, यू एस इज इक्वल टू यू नॉट एक्सपोनेंशियल को यहाँ पे पुट किया तो आपके पास जब इसका डबल डेरिवेटिव इस टर्म का लोगे, ये जो मैंने यहाँ पे एरो साइन किया है इसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये सारी टर्म दोबारा के यू एस के फॉर्म में आ जाएगी। अब s+1 को कैसे लिखेंगे, s+1 के अंदर सिर्फ ये करना है कि आपने ये यू नॉट और यू नॉट दोनों सेम है, ये मैं भूल गया था इसलिए मैंने दोबारा लिखते हैं यू नॉट एक्सपोनेंशियल। अब आपने यहाँ पे s जो है उसको सिर्फ s+1 के साथ और s-1 के साथ चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो आपके पास रिलेशन बन गया ये, जो कि इतना रिलेशन, अब ये देखो +1 इसको मल्टीप्लाई करोगे के एस ए और के ए, ये दो चीज़ें बनेंगी आई के। इसी तरह से माइनस आई के बनेगा। जो ये पहला हिस्सा है इक्वेशन का वो आपके पास यू एस के बराबर ही है, इधर भी यू एस के बराबर है। दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल आई के प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सिर्फ ये काम किया, मैंने कहीं पे एक्सपोनेंशियल को सिर्फ ए से लिखा है, कहीं पे मैं वो मिक्स कर जाता हूँ, लिखने में इतनी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है जी, इस पर कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। माइनस यू, अब जो यू एस की टर्म है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब वो कैंसिल आउट होगा तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर सी इंटू एक्सपोनेंशियल आई के प्लस माइनस आई के माइनस 2 प्लस, ठीक है। अब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसका फार्मूला ये हमारे पास फार्मूला है cos 2 अल्फ़ा का, cos 2 अल्फ़ा का, यानी अल्फ़ा यहाँ पे के ए है, तो cos 2 अल्फ़ा का तो ये फार्मूला बन जाएगा 2k cos k अल्फ़ा का। ओके, अब आते हैं कि वो हमने क्या किया, ये देखें 3 इक्वेशन है, इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब यहाँ पे पुट किया तो ये बना माइनस ओमेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस 2 cos k अल्फ़ा माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास दोनों साइड में माइनस कॉमन आएगा, तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास 2c इंटू 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास ये है इधर तक, ये जहाँ पे मैं कट लगा रहा हूँ। अब आपके पास ओमेगा की वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू के, ये याद रखना, ये नहीं भूलना, ये बड़े काम की बात है। ओमेगा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं 2c ओवर m, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये फार्मूला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, हाफ एंगल फार्मूला आप फाइंड करते रहे हो, तो ये होता है इक्वल 2 साइन स्क्वायर के अल्फ़ा बाई 2 के। जब ये आपने किया तो आपके पास जब फार्मूला है, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लोगे, अंडर रूट क्या बन जाएगा, अंडर रूट बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू 4c ओवर m मॉड साइन के अल्फ़ा बाई 2। अब आपके पास सवाल ये बनता है कि आपने मॉड क्यों लगाया, तो इसका आंसर ये है कि जो भी आपके पास ओमेगा है, जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है, ठीक है। यानी अगर इमेजिनरी पाथ के अलॉन्ग आपने किसी चीज़ को घुमाना है अपने एक्सिस के, तो उसको सॉल्व करने का कहीं पे फ़ायदा मे भी क्वांटम में हो जाए, लेकिन यहाँ पे उसका कोई फ़ायदा नहीं। हम एक रियल केस के अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जब आपके पास, अब यहाँ से आओ इस साइड के ऊपर, कि अब मैं रिलेट करने लगा हूँ कि मेरे पास ओमेगा और के दरमियान में रिलेशन क्या है। अगर मेरे पास ये के जो है ये ज़ीरो हो जाता है, के ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब है जब लिमिट ऑफ के ज़ीरो होगी, साइन के अंदर पुट करेंगे तो वो के बाई 2, यानी इधर के ज़ीरो पुट करें उधर के ज़ीरो पुट करें तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो है। अब आंसर जब ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब है
कि आपके पास स्टार्टिंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मैक्सिमम ओमेगा कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब ये टर्म 1 हो जाए। और ये टर्म 1 कब होगी, ये टर्म 1 तब होगी जब साइन π/2 हो। और यहाँ से अगर दोनों साइड्स के एंगल और कोफिशिएंट बराबर हैं तो ये बन जाएगा k∝/2 = π/2। तो जहाँ से हम सॉल्व करके k की वैल्यू निकालेंगे ±π/α। अभी मैं ग्राफ समझाने लगूँ, थोड़ी सी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये जो मैंने टर्म लिखी है ये क्या है, ये टर्म हमारे पास एक्चुअली डिस्पर्शन रिलेशन है। डिस्पर्शन रिलेशन क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, लास्ट में भी बोला था कि डिस्पर्शन रिलेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो होता क्या, आगे चल के हम इसको देखने लगे हैं। तो डिस्पर्शन रिलेशन बेसिकली जो होता है ये रिलेट करता है आपके पास वेव पैकेट्स और वेव के बिहेवियर को, यानी कि ये बताता है कि आपके पास फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के अंदर क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है। और वो रिलेशन हमें बताता है कि आपके पास वेव पैकेट जो होते हैं, जो एनर्जी कैरी कर रहे होते हैं, और जो वेव एक्चुअल है, उन दोनों के पाथ के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। अब आपके पास जब मैं इसको मैक्सिमम कहता हूँ, आपके पास जब आपके पास साइन k∝/2 बन गया k∝/2 के, तो क्या आपके पास ये सारी टर्म जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाई है, ये सारी टर्म k के अलावा ये सारी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या होगा, यहाँ पे ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास स्टार्ट है यहाँ तक, ये रीजन आपके पास बता रहा है कि आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो लीनियर फंक्शन है किसका, वेव वेक्टर का। जिसका मतलब ये हुआ कि आपकी फोर्स जो फोर्स थी वो लीनियर फंक्शन थी किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब प्रोपोगेशन और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन हमने वहाँ पे लगाया। अब जब मैक्सिमम हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो आपके पास ये वो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैक्सिमम होगी। उसके बाद साइन वेव, क्योंकि साइन मौजूद है। तो ये जो रीजन है, ये प्लस माइनस यहाँ पे ये वाला जो प्लस माइनस रिलीजन है k का, यानी वेव की जो प्रोपोगेशन मैक्सिमम हो सकती है वो इस दो रीजन के दरमियान में हो सकती है। यानी आपके पास वेव जो है वो मैक्सिमम प्रोपोगेट कितने दो रीजन्स के दरमियान कर सकती है, -π/a और π/a। और इतने रीजन के अंदर जो प्रोपोगेशन वेव की मैक्सिमम है, और ये जो रीजन है इसको आप ब्रिलियंट जोन कहते हो। ये ब्रिलियंट जोन हमें क्या बता रहा है कि आपके पास जो वेव है वो मैक्सिमम प्रोपोगेट किसी खास स्पेसिफिक रीजन के अंदर कितना कर सकती है, और वो डिपेंड कर रही है आपके पास किसके ऊपर, अल्फ़ा के ऊपर, सॉरी ए के ऊपर, यानी दो एटॉमिक प्लेन्स के डिफरेंस के ऊपर। इसके बाद आता है दूसरा ब्रिलियंट जोन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2π और -2π। तो दूसरा जो है k अब होगा यहाँ पे ये सेंटर के अंदर, इसका मतलब है k इससे लेस होगा और इससे ग्रेटर होगा। इसी तरह से इधर उल्टा हो जाएगा, यहाँ से k ग्रेटर होगा और यहाँ से लेस होगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया पहला पोर्शन। अब अगला जो टॉपिक है वो हम ब्रिलियंट जोन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करने लगे हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे लेक्चर तो अब हम उसका दूसरा पार्ट जो है उसको देखने लगे हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है उसको एनालाइज करने लगे हैं। और उससे पहले हम देखते हैं लास्ट जो हमने चीज़ पढ़ी पिछले केस के अंदर के हमारे पास जो स्लोप निकालेंगे हम, ये वो वेव वेक्टर था जो हमने निकाला, सॉरी फ्रीक्वेंसी हमने निकाली। और इसका जब स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप जो होता है वो हमारे पास हमें ग्रुप वेलोसिटी भी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो टर्म है ये हमें ये बताएगी कि जोन बाउंड्री के ऊपर आपके पास जो ग्राफ है, यानी जो वेव जो ग्रुप वेलोसिटी है वो जोन बाउंड्री के ऊपर ज़ीरो कैसे हो जाती है। ग्रुप वेलोसिटी का जैसे अभी हम अलहदा से भी देखेंगे, लेकिन इसको पहले हम एक दफ़ा एनालाइज कर रहे हैं। तो हम करते क्या हैं कि जोन बाउंड्री कौन सी थी जिसके ऊपर k की वैल्यू जो थी या प्लस
पाई बाई ए थी या माइनस पाई बाई ए थी। तो हमने क्या किया, इस टर्म के अंदर यहाँ पे इसको पुट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 0। अब हमने अगली बात जो देखनी है कि हमारे पास फर्स्ट जो ब्रिलियंट जोन है, उस ब्रिलियंट जोन के अंदर हमारे जो के की वैल्यू है वो क्या हो सकती है। यानी अगर हम पूरे ब्रिलियंट जोन की बात करें तो किन किन वैल्यूज़ के ऊपर के जो है प्रोपोगेशन जो है वो सिग्निफिकेंट है और किन किन वैल्यूज़ के ऊपर के की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। अब देखते हैं हम उसको। पहले उसके लिए हम करते क्या है, हम दो प्लेन्स लेते हैं, US S1 और S प्लेन लिया और उन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट था जो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, अब हमने उसको टाइम डिपेंडेंट कंसीडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेशन के ऊपर, हम उसकी पोजीशन एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास हमने क्या किया, ये जो टर्म है UEIS+1 के, उसको डिवाइड किया जो ओरिजिनल पोजीशन थी, जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट था उसके साथ, और जब उसके साथ किया तो आपके पास वो वैल्यू आ गई IKA, ये बची। तो जब हमारे पास US+1 और US की रेशियो थी वो IKA निकली, और ये जो K है ये रेंज, किस रेंज के अंदर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, ये ब्रिलियंट जोन कहाँ से कहाँ तक है, -π/a और से π/a तक। अब ये वो रीजन है कि जहाँ पे वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ भी हो सकती है, यानी प्रोपोगेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ भी होगी, प्रोपोगेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगी। अगर एक्सपोनेंशियली प्रोपोगेशन इंक्रीज़ हो रही है किसी इमेजिनरी प्लेन के अंदर, तो आपके पास इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बढ़ेगी। अगर डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब है ओरिजिनल वैल्यू से वो कम हो रही है, यानी आपके पास जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है उससे वो वैल्यू कम आ रही है। अब आपके पास अगर किसी ना किसी वजह से, लेट्स सपोज कि आप ब्रिलियंट जोन से बाहर, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन से आउट हो रहे हो, तो कैसे आप, क्योंकि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन को जब तक आप स्टडी कर रहे हो आपने अपने जहन के अंदर यही बात बिठानी है कि सारी की सारी लेटेस्ट वाइब्रेशन, सारी की सारी मोशंस उस ब्रिलियंट जोन के अंदर होगी। तो जब आपके पास लेट्स सपोज आप ब्रिलियंट जोन से आउटसाइड निकल जाते हो तो आपके जो प्रोपोगेशन वेक्टर है वो को के है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये जो हाँ आपके पास टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके रेसिप्रोकल लेटस को, क्योंकि आप यहाँ पे भी ओरिजिनल वेक्टर ओरिजिनल रियल लेटस प्लेन की बात करोगे, वहाँ रेसिप्रोकल लेटस ने आना ही आना। तो आपके पास रेसिप्रोकल लेटस की जब बात कर रहे हो तो ये n शो कर रहा है n नंबर ऑफ प्लेन्स को, यानी ये कहीं पे भी हो सकता है। और आपने क्या करना है, वो जो आपके पास आंसर था अब आपने देख लेना किस प्लेन के अंदर आउट हो रहे हो, उसका रेलिवेंट आपका जो रेसिप्रोकल लेटस होगा उसको यहाँ पे पुट करोगे। कैसे पुट करोगे, दोबारा से रेशो लेते हैं, रेशो के अंदर ये वैल्यू हमारे पास लास्ट पे आई थी के, ठीक है। अब के को कन्वर्ट करते हैं हम 2πn के अंदर, ये टर्म लिखा, कोई इसमें नुकसान नहीं है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ये टर्म 1 है, ठीक है, ये टर्म वैसे ही 1 है। जब ये 1 है तो लिख दो तो कोई इशू नहीं होगा। इसी तरह आपके पास, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे cos 2πn प्लस साइन, कॉज वाली टर्म 1 हो जाएगी, साइन वाली 0 हो जाएगी, इमेजिनरी स्पेस के अंदर है तो हम उसको 0 कंसीडर कर लेंगे। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो आपके पास आंसर है इसका ही एलसीएम और सॉल्यूशन किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। जब सॉल्व किया है तो आपके पास ये जो टर्म है ये अगर देखो तो बिल्कुल इस टर्म की इक्वल आ रही है, जब इधर चली जाएगी ये, अगर आप यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज का बात कर रही है तो आप यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो जो आपको, लेकिन एक्सपोनेंशियल में ऐसा नहीं होता। अब आपके पास ये जो टर्म बनी है उसके अंदर आपका वो वाला वेव वेक्टर आ गया जो इनसाइड था, यानी आप चले कहाँ से, आउटसाइड द वेव प्ले, आउटसाइड द ब्रिलियंट जोन, और उसको किसी रेसिप्रोकल लेटस से, इसका मतलब है रेसिप्रोकल लेटस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ये आपको वापस किसी ब्रिलियंट जोन के अंदर ला सकता है। जब वो ऐसा कर सकता है तो इसका मतलब है कि ब्रिलियंट जोन के अंदर आने का मतलब ये है कि आपका बैंड स्ट्रक्चर रिफॉर्म होगा,
ब्रिलियंट जोन जो है वो पूरे के पूरे बैंड स्ट्रक्चर को आप कंसेप्ट दे रहा है। वो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ वो प्रोवाइड करेगा। एनर्जी डेंसिटी कैसे रिएक्ट कर रही है ये उसकी बात करेगा। तो इसका मतलब है अगर आप फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के अंदर आ जाते हो किसी तरीके से, तो आप अपना जो बैंड स्ट्रक्चर है, जो पर्टिकुलर मटेरियल का बैंड स्ट्रक्चर है, आप वेव की डायरेक्शन को, वेव की प्रोपोगेशन को ट्यून करते हो। उस ट्यूनिंग के साथ एनर्जी डेंसिटी को ट्यून किया, एनर्जी डेंसिटी को ट्यून करके आपने एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर को ट्यून कर लिया। ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की क्या है, सिग्निफिकेंस है। उसके बाद अब हमारे पास के मैक्सिमम है कहाँ पे, बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री के ऊपर क्या मतलब, जहाँ पे वैल्यू ये बनेगी, ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन की बाउंड्री होगी। जब आप लेक्चर को पीछे से वीडियो को देखेंगे, वहाँ पे मैंने ये पिक्चर दिखाई हुई है, वो जो बनाई थी वहाँ पे एंड के ऊपर। अब आपके पास, तो इसका मतलब है, एक बात यहाँ पे और चीज़ मैं कर देता हूँ कि ये जो सारा का सारा कंसेप्ट है, अब वो टाइम के लिहाज से प्रोपोगेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे नॉमिनेट नहीं की, मेंशन नहीं की। तो इसका मतलब है कि अब जो प्रोपोगेशन है, वो जितनी प्रोपोगेशन इस साइड से आ रही है उतनी प्रोपोगेशन वहाँ से इस साइड पे आ रही है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट प्रोपोगेशंस होती हैं तो वहाँ पे वेव ट्रैवल नहीं करती। जो रिजल्टेंट वेव होती है वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहती है, और उस फिक्स रहने वाली वेव को आप क्या कहते हो, स्टैंडिंग वेव। ठीक है, ये इसलिए आप इसको स्टैंडिंग वेव कह रहे हो। तो आपके पास अगर जोन बाउंड्री है एस, यानी आपके पास वो जो प्लेन था वो उसको आपने जोन बाउंड्री कंसीडर किया है, तो आपके पास ये वैल्यू एस के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस वन की, अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि आपके पास टी की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस वन के साथ बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितनी वैल्यू आपके पास इस तरफ ऑसिलेशन होगी, उतनी ऑसिलेशन उस तरफ भी होगी। ये डिस्प्लेसमेंट जितना इधर से वेव ट्रैवल करके इधर आएगी, उतनी इधर ट्रैवल करके इधर जाएगी। और उस ट्रैवलिंग की वजह से जो वेव है वो आपको बता रही है कि आपके पास कोई रिजल्टेंट वेव, कोई वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही, बल्कि वो वैल्यू ज़ीरो पे जा रही है। अब आपके पास लास्ट पे एक बात यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड लास्ट पे बात ये है कि आप ब्रैग, कांस्टेंट ब्रैग कंडीशन को इक्विवेलेंट करो किसके साथ, जो हमने फर्स्ट ब्रिलियंट जोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ब्रैग्स लॉ के अंदर और फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के अंदर एक बात कॉमन है कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स प्रोसेस होती हैं। कब, जब आपके पास कंडीशंस कोई फुलफ़िल हो जाएं, जब ये कंडीशन फुलफ़िल हो जाए, ठीक है, तो आपके पास कौन सी तब बनेगी, स्टैंडिंग वेव। तो इसका मतलब है जो ब्रैग कांस्टेंट है, ब्रैग लॉ है, वो भी जब उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये वाली λ/2 है। तो इसका मतलब है कि जितनी रिफ्लेक्शन इधर से में ही बैक एंड फोर्थ जो रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि ये चीज़ इसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास वेवलेंथ जो है वो इससे दुगनी होनी चाहिए। वेवलेंथ जो है दुगनी होगी तो आपके पास वहाँ पे क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगी। और जब डिफ्रैक्शन होगी इसका मतलब है कि आपकी जो वेव बनेगी, जो आप वेव एक्सरे को ट्रैवल करवा रहे हो, वो एक्सरे जो है वहाँ पे स्टैंडिंग वेव का रोल प्ले कैसे करेगी कि उसकी बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन होगी। और वो जो बैक एंड फोर्थ रिफ्लेक्शन है वो आपके पास आपको वहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगी, स्टैंडिंग वेव्स। इसका मतलब है कि दोनों ब्रिलियंट जोन, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के एनालिसिस के अंदर और ब्रैग्स लॉ के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि दोनों स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करवाने की एबिलिटी रखती हैं। कब, जब दोनों की कोई ना कोई स्पेसिफिक एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो अब आपके पास आपने याद रखना कि रेसिप्रोकल लेटस क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अगर आप स्पेसिफिक रेसिप्रोकल लेटस किसी का जानते हो, किसी क्रिस्टल का एटॉमिक पोजीशंस के लिहाज से कोई रेसिप्रोकल लेटस आपको मालूम है, किसी वेव वेक्टर का रेसिप्रोकल लेटस आपको मालूम है, तो आप उस वेव वेक्टर को इनसाइड द ब्रिलियंट जोन ला के उसका जो स्ट्रक्चर है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, एनर्जी डेंसिटी जो है, उस स्ट्रक्चर को ट्यून कर सकते हो। जब ट्यून करोगे तो आपका बैंड गैप भी ट्यून हो सकता है। ठीक है जी। अब आप इसके बाद छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ना करें तो आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास किसी ऑब्जेक्टिव के बगैर रह जाएगा।
पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मेरे पास ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? हाँ जी, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको फेज़ वेलोसिटी यानी वीपी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वीपी हमारे पास डेफिनेशन है किसके? ओमेगा बाय के के। ओमेगा बाय के का मतलब आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो के का ग्राफ था, जो आपको याद होगा हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमारे पास अगर ओमेगा बाय के है, ये हमारे पास वीपी है। तो इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई टेंजेंट जो होगा, इसके स्लोप के ऊपर जो टेंजेंट होगा वो आपके पास डेल्टा बाय के होगा। अब यहाँ पे टेंजेंट स्लोप ज़ीरो है, टेंजेंट भी ज़ीरो होगा, स्लोप का टेंजेंट यहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है जी। अब आपके पास बात ये है कि जब आपके पास वीपी और वीजी यानी ये दोनों वेलोसिटीज़, ग्रुप वेलोसिटी और फेज़ वेलोसिटी, आपस में बराबर हो जाती हैं, तो ये मीडियम जो कहलाता है, इसको मीडियम को कहते हैं नॉन डिस्पर्सिव। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पास मीडियम कौन सा है? डिस्पर्सिव। ठीक है जी। इसके बाद जी अगली बात है कि आपने वेव, इसको स्टडी कैसे करना है। वी जी जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है? डी ओमेगा बाय डी के। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी ओमेगा क्या है? चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर, नॉट इन एवरी डायरेक्शन। इसको एक और तरीके से जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है ग्रेडियंट ऑफ के एज अ फंक्शन ऑफ के ऑफ मेगा फंक्शन ऑफ के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के मैक्सिमम चेंज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेव प्रोपोगेशन वेक्टर। इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी हो रही है, वो वेलोसिटी जो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी कैरी हो रही है, यानी जिसको आप वेव पैकेट भी कहते हो। कैसे, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास आपके पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स हैं, ये उनका सुपरपोजिशन है। लेकिन जो इनका आपके पास वेव पैकेट होगा, उसकी जो एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी होगी। यानी आपके पास ये जो वेव जो हमारे पास, इसकी वेव के इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी है वो आपके पास फेज़ वेलोसिटी है, और जो इंडिविजुअल वेलोसिटी की सुपरपोजिशन बनी, और सुपरपोजिशन जो इन्वेलप के अंदर अगर आप देखो तो एक सारी बातों का एक खुलासा सा लिखा होता है। अब वो जो खुलासा है सारी वेव्स का, इन सारी वेव फेज़ वेलोसिटीज़ का जो एक खुलासा है, यानी एवरेज जो एनर्जी है उसका जो ट्रांसफ़र है उसको आप क्या कहते हो? वी जी। इसका मतलब है कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट्स, यानी आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट है उसको क्या कहोगे आप? ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है जी। अब या इसका मतलब आपके किसी मीडियम के अंदर जो एनर्जी की प्रोपोगेशन है जिस वेलोसिटी के साथ, किसी मीडियम के अंदर जिस वेलोसिटी के साथ एनर्जी प्रोपोगेट करती है उसको आप कहते हो ग्रुप वेलोसिटी। तो अब आप इसको कैसे लेके चलोगे? उसके लिए आपको वही फार्मूला जो हमने एक दफ़ा पहले भी किया हुआ है, ये आपके पास किसके इक्वल है? 4c/m 1/2, और ये आपके पास साइन 1/2 ka। ठीक है। इसको अगर मैं निकालना चाहूँ इसका ग्रेडियंट तो कैसे निकलेगा? इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल सिंपल है सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी c² m और cos 1/2 ka। इसका मतलब है कि जो आपके पास वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी है, ये 1/2 जो है, ये वेलोसिटी आपको बता रही है कि आपकी डिपेंडेंस जो है वो किसके ऊपर है? एंगल के ऊपर। यानी आपके पास जो ग्रुप वेलोसिटी है
वो एंगल के ऊपर क्या कर रही है, एंगल के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है जी। और इसके बाद के है, ठीक। अब कैसे, के की जो वैल्यू है किसके इक्वल होती है, के की वैल्यू, के की वैल्यू हमारे पास मैंने बताया हुआ है प्लस माइनस ये है। जब इसको पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है, जब आप इसको पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, इसको पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगर 90 के ऊपर आएगा, जब 90 एंगल बनेगा तो आपका 90 जो है वो आपको बताएगा कि आपकी ग्रुप वेलोसिटी जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि आपकी ये जो पॉइंट है यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये कैसे हमने फाइंड किया, यहाँ पे वैल्यूज़ लगा के, यानी बाउंड्री के ऊपर जो एजेस हैं, सॉरी, या बाउंड्री जो है, बाउंड्री एज जो है उसके ऊपर हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और जो आपके पास सेंटर है इस जगह के ऊपर ग्रुप वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इसके उलट अगर आप बात करें तो फेज़ वेलोसिटी है, यानी फेज़ वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, एजेस के ऊपर, और कहाँ पे, सेंटर के ऊपर 0 हो जाएगी। ठीक है जी। अब आपके पास लॉन्ग वेवलेंथ कंडीशन हम एक देख लेते हैं यहाँ पे ना, बस सेकंड लास्ट रह गया ये, लॉन्ग वेवलेंथ कंडीशन। क्योंकि अगर आपको याद हो, अगर नहीं भी याद या अगर मैंने स्किप कर दिया है तो मैंने बाद में यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की कंडीशन है वो कहाँ सेटिस्फाई होगी, जब आपके पास वेव वेरी वेरी लार्जर होगी। यानी आपके पास देखा होगा आप, मैंने आपको शुरू में बताया था कि के जब हमारे पास मैक्सिमम ये वैल्यू बढ़ी थी तब जाके ये लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास हमने अचीव की थी। ठीक है जी। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये हम लिख सकते हैं 1 विच मीन्स, सॉरी उल्टा कर गए, ये हमारे पास कंडीशन है किसके लिए, ब्रिलियन जोन अचीव करने के लिए। ठीक है, यानी ब्रिलियन जोन का कॉन्सेप्ट, जो आपके पास ब्रिलियन जोन बनाने के लिए जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन कंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि आपके पास ये कंडीशन फुलफ़िल हो। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉज को एक्सपेंड कर सकते हो। कॉज एल्फ़ा इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1/2 के अल्फ़ा का स्क्वायर। ये कुछ भी नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेशन लगाई है मैंने। ये अप्रॉक्सीमेशन जर्नल मैथ वाले भी पढ़ के आते हैं बीएससी के अंदर, ऐसा कोई रोले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, आपने वही फार्मूला मेगा स्क्वायर 2c/m और 1 माइनस कॉस के अल्फ़ा। हाँ जी, यहाँ पे अगर इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो वैल्यू पुट करने से क्या बनेगा, 2c/m और 1 माइनस कॉस इंटू, ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस, सॉरी कॉस नहीं लगाना, बनेगी 1 माइनस 1/2 के ए का स्क्वायर। मैंने इसको नोट्स पे किया हुआ है, लेकिन मैं जो आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास कंडीशन जो मैंने बताई थी कि ओमेगा जो है, ये जो कंडीशन है लॉन्ग वेवलेंथ के ऊपर ये सेटिस्फाइड है, वो बताने के लिए इसको सॉल्व जब करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 2c/m और एंड पे बनेगा के स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो वही बन जाएगा 2c/m और के अल्फ़ा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो कि हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो तब तक डिपेंड करेगी किसके ऊपर, प्रोपोगेशन वेक्टर के ऊपर, जब प्रोपोगेशन वेक्टर की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। जब प्रोपोगेशन वैल्यू की बहुत स्मॉल होगी इसका मतलब है कि आपके पास वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपकी जो डिफ्रैक्शन है, जो स्कैटरिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इस केस के अंदर
ये जो इक्वेशन है ये इससे इंडिपेंडेंट है, यानी जब आपके पास लॉन्ग वेवलेंथ है तो आपके पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगी। सिर्फ इतनी बात याद रखना। ओके जी, लास्ट पे आ जाते हैं कुछ एक रियल केस है। रियल केस क्या है? डेविएशन ऑफ फोर्स ठीक। अच्छा, क्या कहने लगा इसमें, मैं करने क्या लगा, यहाँ पे मैंने क्या प्रूव किया? आपने अगर आपको लेक्चर आप जानना चाहते हो ना कि आपको समझ आइए क्या नहीं है, तो हर टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है उसका लास्ट पे कंक्लूजन ड्रॉ करो। जब तक कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते आप, तो आपको नहीं पता चलता कि आपको इसका, यानी मैंने अगर ये सारे टॉपिक किए हैं तो मुझे इनका एक कंक्लूजन हर एक ब्रेन में है, जो मैंने थोड़ा थोड़ा बताया, सारा नहीं बताया। मैं इस बात पे आप लोग हक में हैं कि मैंने सारा नहीं बताया। सारा इसलिए नहीं बताया कि कुछ चीज़ें आपने बुक से खुद भी देखनी है। जब तक आपको बुक रीडिंग की आदत नहीं पड़ेगी, आप लोग चीज़ों में नहीं कर सकते। अच्छा, हमने बात की कि फोर्स जो है वो लार्ज रेंज नहीं है, इंटरेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, स्मॉल इंटरेक्शंस है। लेकिन रियल केस के अंदर क्या होता है कि आयन टू आयन जो है इंटरेक्शन होती है वो लॉन्ग रेंज तक इंटरेक्शन जाती है। तो इसका मतलब है कि दो एटम्स के दरमियान में एक फोर्स, वो जब म्यूचुअल फोर्स का रोल प्ले करती है तो सारों के दरमियान वहाँ पे एक लॉन्ग चेन ऑफ फोर्स कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे वही बात मैं कहने लगा हूँ कि आपके पास ये जो रिलेशन है ये शॉर्ट रेंज है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करते हैं तो आपके पास जो ओमेगा पी है, ये चार्ल्स किटल की बुक का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ, तो जो आपके पास बनेगी वो बनेगी 2/m और 0 Cp 1 - cos pKa। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अब फोर्स जो है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो बहुत लार्जर वैल्यू में है कि वो 0 से बड़ा होगा। ये नहीं बताया कि कहाँ तक है, लेकिन वो 0 से अब बड़ा होगा। अब आपने इसको करना क्या है कि इंटरप्लेनर कांस्टेंट जो है उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने इस इक्वेशन को दोनों साइड्स के ऊपर किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, cos KRA के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2/m p। मैं इसकी डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लास्ट रिज़ल्ट लिख के आपको बताऊंगा कि मैंने कहा क्या है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर ये प्रोसेस वैनिश हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई आंसर आ जाता है तो आपके पास आप कहोगे कि इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 - cos pKa और cos RKa। जब इसको सॉल्व करने के बाद, इतना लंबा टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैंने सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट इसका आंसर एक लिखा। वो आंसर बना हमारे पास -2π CR/A, ठीक है। और Cp को फर्दर उसने जो एक्सटेंड किया हुआ है, उसने किया हुआ है m - ma 2π -π/a + π/a dk मेगा स्क्वायर cos pk। अच्छा, अब ये देखो, ये वैल्यू जो आई है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आई है, अब हमारे पास आंसर इसका 0 नहीं आता। किसी तरीके से भी इसको अगर डेरिवेटिव आप करके देखो तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। 0 ना आने का मतलब यही है कि आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कॉन्टीन्यूसली हो रही है, जिसका मतलब ये भी बन सकता है कि आपके पास जो इंटरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, ठीक है जी। ये सारा का सारा जो टॉपिक हमने किया है, इसका मतलब क्या था, इसका गर्ज क्या थी कि हमने बिहेवियर चेक करना है क्रिस्टल वाइब्रेशन का जब मोनोटॉमिक बेसिस हो, ठीक है जी। जो नेक्स्ट लेक्चर है अब हमारा, वो है डायटॉमिक बेसिस के ऊपर। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।